औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है कंपनी लॉ से मुतल्लिका सब्जेक्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस का। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एलएलबी में कंपनी एक्ट 2017 पढ़ा, और ये भी बात आप लोग जहन में रख लें कि इससे पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था। इससे कबल के हम कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरफ जाएं, मुख्तसर सा तारुफ कि एक कंपनी जो कि मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, पब्लिक एट्सेट्रा। मिसाल बेटा आप लोग जहन में रख लें, जैसे हमारी टोयोटा कार्स की इंटरनेशनल कंपनी है, होंडा कार हो गई। इसके अलावा सीमेंट्स की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं जैसे HBL है, MCB वगैरह है, और भी दीगर बहुत सारी अक़साम हो सकती हैं। इस वक्त दुनिया की टॉप पर पहले नंबर पर वर्थ और एसेट्स के लिहाज से एप्पल कंपनी है। आप लोगों ने यकीनन एप्पल के मोबाइल फ़ोन वगैरह देखे होंगे, या इनके लैपटॉप, या इनकी और भी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कॉरपोरेट गवर्नेंस के हवाले से कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है 2019। ये बेसिकली रेगुलेशंस हैं, और ये पाकिस्तान के हुकूमती इदारे की तरफ से, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रेगुलेशंस वगैरह जारी हुए हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज़ को रेगुलेट करना है। कंपनीज़ वो भी हो सकती हैं जो हैं इंटरनेशनल, बाहर की। मिसाल दे रहे हैं आपको, बरतानिया से है, अमेरिका से है, कनाडा से है, या चाइना से है। लेकिन पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। बेटा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट हम इस मौजू को वसी भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम मुख्तसर सिर्फ अपने टॉपिक कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरफ ही जाएंगे। अब इसमें जो इंतहाई अहम चीज़ है वो है इफ़ेक्टिव बोर्ड। इफ़ेक्टिव बोर्ड क्या है? अब इफ़ेक्टिव के ना आप लोग लिटरल अगर मीनिंग देखें इंग्लिश में, सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। एक ऐसा शख्स या कंपनी जो कामयाब हो अपने मकसद में, जिसका नतीजा उसे कामयाब कर दे, उसे हम इफ़ेक्टिव कहते हैं। अब बोर्ड की तरफ हम आते हैं। ऐसे कबल आप लोग बेटा ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के मीनिंग देख लें, हमेशा जहन में कंसेप्ट बिठा लें। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ताबे कंपनीज़ को कंट्रोल किया जाता है। कंपनीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज़्म कौन सा है, उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब इसकी ज़रूरत महसूस क्यों हुई? दरमियान में से एक सवाल पैदा हुआ। कंपनी एक्ट पाकिस्तान में मौजूद है, और दुनिया में तकरीबन हर मुल्क ने बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए अपने लॉज वगैरह बनाए हुए हैं। कमी महसूस हुई काफ़ी अरसा से कि कोई ऐसा भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म सिस्टम होना चाहिए जिससे कंपनीज़ को कंट्रोल रेगुलेट किया जा सके। किस चीज़ से? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड है। फ्रॉड गवर्नमेंट के साथ या शेयर होल्डर्स के साथ। इस फ्रॉड को काबू करने के लिए आवाम का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, उसकी हिफाजत करने के लिए
बेटा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दुनिया में मुतारिफ कराया गया। बहुत मशहूर केस लॉज हैं अमेरिका में, जैसा कि अमेरिका बिजनेस में भी दुनिया में टॉप नंबर्स पर है। उनके प्रेसिडेंट्स तक के बयान आता है मुख्तलिफ अदवार में। अगर आप हिस्ट्री देखें, मुख्तलिफ बैंक्स में फ़्रॉड हुए, मुख्तलिफ कंपनीज ने फ़्रॉड किए। बरतानिया में भी काफ़ी सारे हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनके ताबे मुख्तलिफ कंपनीज ने फ़्रॉड किए। तो इस पर इंक्वायरी वगैरह हुई और अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोसीजर हुआ गवर्नमेंट ने वो अडॉप्ट किया। तो बेटा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ रहे थे कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ताबे कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है। अब ये बोर्ड क्या है? आप लोग ये लफ्ज़ हमेशा सुनेंगे, बोर्ड, बोर्ड की मीटिंग, बोर्ड का डिसीजन। बेटा एक मुख्तसर सी मोटी बात जहन में रख लें कि कंपनीज को हमेशा बोर्ड चलाता है। बोर्ड वो अशख़ास हैं, नेचुरल पर्सन्स, जो इलेक्शन के ज़रिए नामज़द होते हैं। इनको नामज़द कौन करता है? इनको शेयर होल्डर्स नामज़द करते हैं। ये मुख्तलिफ अशख़ास पर मुश्तमिल होता है बोर्ड, जिनमें एक्सपर्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ शोबाजात के नुमाइंदे होते हैं शेयर होल्डर्स के, टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह भी होते हैं। अब जो बोर्ड का असल काम है वो है सेटिंग द कंपनीज स्ट्रेटेजिक एम्स। स्ट्रेटेजिक एम्स क्या है? एक ऐसा लाएअमल फ्रेमवर्क जिसके ताबे कंपनी को कामयाब किया जा सके, कंपनी को चलाया जा सके। दूसरा बोर्ड का क्या काम है? लीडरशिप प्रोवाइड करना कंपनी को। और तीसरा क्या है? सुपरवाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो मैनेजमेंट है ना, उसको सुपरवाइज करना और शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग करना। शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग के हिसाब से काफ़ी सारे फ़राइज़ हैं जो बोर्ड सर अंजाम देता है। इनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स हैं, जितने भी कंपनी के फ़ैसले हैं, कंपनी अमेंडमेंट करती है अपनी पॉलिसीज़ में, मुख्तलिफ चीज़ों में, तमाम के बाबत शेयर होल्डर्स को आगाह करना ये बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। अब ये बोर्ड क्या है? इसकी बेटा आप लोग स्लाइड पे डेफिनेशन देख लें। A board of directors is an elected group of individuals that represent shareholders. shareholders की नुमाइंदगी करता है हमेशा बोर्ड। अब ये एक गवर्निंग बॉडी है। अब ये बेटा इनकी मुलाकातें होती रहती हैं, बोर्ड की मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, इनके मुख्तलिफ इजलास वगैरह होते रहते हैं। अगर आप लोग देखें ना, जैसे ये क्लोजिंग ईयर आता है पाकिस्तान में 30 जून, 1 जुलाई, फिनंशियल बहुत अहम साल होते हैं पूरी दुनिया में। अगर आप कैलेंडर का हिसाब, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलें, पाकिस्तान में भी। अब आप लोग जैसे आजकल ये फेब का मंथ चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई वगैरह में देखेंगे, या कंपनी का एक अपना हिसाब भी हो सकता है, कंपनीज की अपनी एडजस्टमेंट। अब इनकी मुख्तलिफ ये मीटिंग्स वगैरह होती रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग, इजलास वगैरह कंपनी के। अब डॉन अखबार आप लोग देख लें, जंग या एक्सप्रेस वगैरह, इसमें पूरा जो इनका मैगज़ीन होता है ना, उस पर अक्सर औकात इनका सारा कुछ तफसील दी गई होती है, फिनंशियल स्टेटमेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें। जब आप लोग इन चीज़ों को गौर से देखेंगे ना, थोड़ा सा आप लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंपनी से मुतल्लिका पता चलेगा कि इनकी मीटिंग कौन सी हुई है, इनके इजलास वगैरह कौन से हुए हैं और एनुअली इनकी ज़िम्मेदारी क्या है। अब नेक्स्ट पे हम बोर्ड रूम को, बेटा ये एक कन्वेंशनल, एक पुराना नाम आ रहा है, इसके हिसाब से आप देख लें कि ये एक ऐसा रूम है जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है, इजलास वगैरह होते हैं और बाद मीटिंग्स होती है जिसमें शेयर होल्डर्स को भी बुलाया जा सकता है, शेयर होल्डर्स जाते हैं। अब ट्रेंड्स न्यू तो ऐसे हो गए हैं कि जैसे बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, कराची, यहाँ तो वो बड़े बड़े हॉल्स वगैरह जो प्राइवेट होटल्स वगैरह हैं वहाँ बुक किए जाते हैं, वहाँ कंपनीज़ के फैसला जात भी होते हैं, वहाँ इजलास वगैरह भी होते हैं। अब ये पॉलिटिक्स का ना, बोर्ड रूम पॉलिटिक्स, ये
बहुत शायद थोड़ा सी बात अजीब लगे, पॉलिटिक्स की ना आम तौर पर समझ ही ना आई शुरू में कुछ स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, कि ये पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है विद कंटेक्स्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या ये बैड पॉलिटिक्स या गुड पॉलिटिक्स, अमूमी जैसे हम सियासत कहते हैं, वो तो नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप लिटरल इंग्लिश मीनिंग देखें ना पॉलिटिक्स का, वो क्या है? एक्टिविटीज़ एम्ड एट इम्प्रूविंग सम वंस स्टेटस, कि ऐसी एक्टिविटीज़, जिम्मेदारियाँ, काम, फ़राइज़, एप्लीकेशन ऑफ माइंड के जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में पार बढ़ जाए। किसकी? कंपनी की। अब ये ऑल इन ऑल बोर्ड ही है जो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, और बोर्ड की ये पॉलिटिक्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे चली जाती है, मुल्की लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर। बेटा ये पॉलिटिक्स को हमेशा आप लोगों ने अब जहन में रखना है। अब इफेक्टिव बोर्ड क्या है? सिर्फ दो चीज़ें जहन में रखें, डाइवर्सिटी विद इन इट्स मेंबर्स एंड डाइवर्सिटी विद इट्स टैलेंट्स। बेटा ये डाइवर्सिटी कहते हैं, उर्दू में शायद इसका लफ्ज़ है तनोव। मुख्तलिफ काबिलियत और सलाहियतों के लोग जब बोर्ड में शामिल हों और उनका विजन, फ्यूचर विजन इतना ब्रॉड हो और उनकी इंटेलिजेंस का लेवल इतना वसी हो कि वो आने वाले वक्त को समझ सकें कंपनी के बिजनेस के हिसाब से, कि किस तरीके से कंपनी के बिजनेस को आगे लेके जाना है। और बेटा वेरी सिंपल सी बात है, कॉरपोरेट सेक्टर में सिर्फ बात प्रॉफिट और लॉस की होती है। पहला असूल हमेशा प्रॉफिट देखा जाता है, और ये हकीकत है, हर कंपनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। अब एक ऐसा बोर्ड जो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के दे सके, उसे हम इफ़ेक्टिव बोर्ड कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद बेटा ये मुख्तसर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि अब करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात इफ़ेक्टिव बोर्ड की। अब इसमें मुख्तलिफ होती हैं ज़िम्मेदारियाँ, ओहदाजात। एक कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव होता है, चेयरमैन होता है, मैनेजर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हैं और दीगर स्टेक होल्डर्स वगैरह हो गए। लेकिन मेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑल इन ऑल हमेशा चीफ एग्जेक्टिव कंपनी का होता है। और ये पूरी दुनिया में मसला है ओहदे का कि चेयरमैन और चीफ एग्जेक्टिव क्या एक शख्स है या मुख्तलिफ अशखास हैं। बेटा ये बात जहन में रख लें, ये हमारी रिसर्च भी शो करती है पूरी दुनिया की, कि जिसमें ये दो ओहदाजात एक शख्स के पास हैं, उस कंपनी ने सही तरक्की नहीं की। और जहाँ ये ओहदाजात मुख्तलिफ लोगों के पास हैं और मेरिट पे ये लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनीज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन कंपनीज हैं। इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी देखेंगे। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस यकीनन आप लोग बेटा जानते होंगे, अदरवाइज़ आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च भी कर सकते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बोर्ड ने अपने आप को भी देखना है और कंपनी के दूसरे ओहदाजात को भी, कंपनी के दूसरे लोगों को भी, इन दोनों पर एट अ टाइम बोर्ड की निगाह हो और उस निगाह के मद्देनज़र बेस्ट परफॉर्मेंस बोर्ड की हो सके। इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पे बेटा आ जाएं, द एबिलिटी टू कमिट। अब ये एक सादा सी बात है बेटा, एक होती है वक्त गुजारी, गए कि बस वक्त गुजर गया, जान छुटी, दिहाड़ी पक्की। नहीं, इस वक्त दुनिया में प्राइवेट सेक्टर नो डाउट छा रहा है। इवन देन अमेरिका जैसे मुल्क में भी बड़े हसास कामों की जिम्मेदारियां प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी गई हैं। वजह क्या है? कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। एक दुनिया का नया विजन आ गया है
कि जिस शख्स को आप कॉन्ट्रैक्ट दें डेली बेसिस पर, जिससे काम लें डेली वेजेस पर, उसकी शायद परफॉर्मेंस अच्छी होती है बनिस्बत परमानेंट बंदे के। ये एक स्कूल ऑफ थाट्स हैं, इस पर ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाते या ज़्यादा आर्गूमेंट्स की बात नहीं है। बेटा एबिलिटी टू कमिट क्या है? वही जो शुरू में बात की कि वक्त गुजारी नहीं करनी, ये देखना है कि दिन की परफॉर्मेंस प्रोग्रेस क्या है, कंपनी का जो एम है, स्टेटमेंट है, क्या उस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रही है कंपनी की, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ काम होते हैं, फंड रेजिंग हो गई, नेटवर्किंग, और ये डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी के जो भी अशखास हैं बतौर एम्बेसडर काम करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के। सिर्फ यही आप पॉइंट देख लें कि अगर ये एक्टिव हैं, कंपनी के एम्स के हिसाब से काम कर रहे हैं और उनमें एबिलिटी है कमिटमेंट की, तो ठीक है, अदरवाइज ये बात निगेशन में आ सकती है। तीसरा बेटा ये इक्वेनिमिटी। वैसे मैं सोच रहा था कि ये जो सारी खसूसियात बताई गई हैं, इनमें सिर्फ एक है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ और बात ये आर्गूमेंट्स वगैरह की है। सिर्फ एक पॉइंट है, वो नेक्स्ट आएगा, सेइंग नो वाला। बाकी पर तकरीबन बेहतरीन ये है कि एक अजीम शख्सियत, एक कामिल इंसान, बहुत थोड़े इस कायनात में, हर इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन बेटा कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जो सिफ़ात हैं अंबिया कराम की, औलिया अल्लाह की, अहले बैत की, सहाबा कराम की रिज़वानुल्लाह अलैह। अब ये बात हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में ज़िक्र इन अजीम शख्सियात का आ गया। बेटा ज़िंदगी में बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल बुनियादी शर्त है किसी भी ओहदे पर पहुंचने के लिए। जहां बेसब्रे हो गए, जहां जल्दबाजी शुरू कर दी, जहां दूसरे का मौक़िफ़ ना सुना, वहां से बर्बादी है। इंडिविजुअल, चाहे कोई फैमिली का पर्सन है, हेड ऑफ स्टेट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे वो प्रोविंशियल या पाकिस्तान लेवल का हेड है, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो सकता है, इक्वेनिमिटी भी इसी से मुतल्लिक़ा चीज़ है। अब देखें ना, कामनेस एंड कंपोजर स्पेशली इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब हालात व वाक़यात ऐसे आ जाएं कि इंसान बेबस होता नज़र आए, मसाइल इतने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान सब्र को ना जाने दे। वाक़या करबला बेटा वाकई वैसे ही याद आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का देखें 10 मुहर्रम को, कितनी बड़ी मुसीबत, लेकिन इसके बावजूद किरदार, सब्र और हिम्मत देखें। कंपनी के हवाले से बेटा आप लोगों से ये बात कर रहे हैं कि जितने भी मसाइल या परेशानियां आएँ, लेकिन अपने आप को काम रखना है और कंपोजर रहना है एज ए होल। टेंशन वगैरह आती हैं, स्ट्रेस भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक पॉजिटिव और अच्छी बात को ढूंढना और निकालना हमेशा कामयाब और बाकमाल लोगों की निशानी है। इक्वेनिमिटी भी उसी में ही आ जाती है। अब एबिलिटी टू प्रिपेयर, बेटा जैसे आप लोगों को बता रहे हैं ना पहले कि मीटिंग्स वगैरह इजलास होते हैं, जो ऑफिसर, जो डायरेक्टर वेल प्रिपेयर जाएगा, एजेंडे को देख लेगा ना बेटा, ये एक तरीक़ाकार है, रेगुलेशंस, लाज हैं कि कोई भी कंपनी कोई मीटिंग वगैरह करती है तो पहले एजेंडा डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले हार्ड कापीज जाती थी, लेकिन आजकल शायद ये SECP ने आसानी पैदा कर दी है कि जी मोबाइल वगैरह के ज़रिए भी आप मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, ईमेल्स वगैरह हो सकते हैं, कि वो डायरेक्टर जो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि एजेंडा क्या है, किस पर काम होना है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, तो वो कामयाब रहते हैं। नेक्स्ट पे बेटा आ जाएँ बीइंग ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब ये है कि अगर कोई इख्तलाफ राय आ जाता है, नापसंदीदा बात आ जाती है, उसको भी सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना, एग्रेसिव ना होना। कंपनीज में ना इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला बेटा नेक्स्ट टाइम को भी डिस्कस करेंगे, जैसे ये हमारी पार्लियामेंट वगैरह में नहीं होता, पूरी दुनिया का ये ट्रेंड है, पाकिस्तान का सिर्फ वैध नहीं है, झगड़ा, एक दूसरे से लड़ना। बड़ी कंपनीज में ये काफ़ी सारी चीज़ें देखने में आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओपन माइंडेड होना एक बेस्ट क्वालिटी है, इफ़ेक्टिव
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उसके बाद बेटा बीइंग माइंडफुल ऑफ योर इम्पैक्ट। अब जो आपको इज़्ज़त, रुतबा और ओहदा मिला हुआ है, इसको हमेशा जहन में रखना, इसका असर कि जो भी हालात हो, वाक़यात हों, लेकिन आपने अपने काम से काम रखना है मुतलका। ये भी एक कामयाबी की निशानी है। बेटा दिलेरी तो ज़िंदगी में होनी चाहिए। अक्लमंद आदमी दिलेरी भी अक्लमंदी से ही इस्तेमाल करता है, ना कि जहालत का मुजाहरा करता है। जहालत और दिलेरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ब्रेवरी में बेटा कंपनीज़ के हिसाब से ऐसी सिचुएशन है या हो सकती है कि जहां आपको बोलना चाहिए, जहां बोलना ज़रूरी है, जहां एक्सप्लेन करना, जहां डायरेक्शंस वगैरह देना। अब ये तो नहीं है कि अगर कोई हालात व वाक़यात बोर्ड मीटिंग में ऐसे आ जाएं कि डायरेक्टर खामोश होकर बैठे हों, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब खामोश होकर बैठे हों, ये सूरत हाल कंपनी के लिए नुकसानदेह होती है। उसके बाद बेटा ये बड़ा बाकमाल है, नंबर 8, बीइंग डिस्पैशनेटली पैशनेट। इसके मीनिंग मैंने खुद ही लिख दिए हैं बेटा, ये रिसर्च करके। अनइमोशनल, रैशनल एंड इम्पार्शल। देखा ना, शुरू में जो मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का भी शायद हवाला दिया है कि बेटा ये अजीम लोगों में ये खूबियाँ होती है, हमेशा इमोशनल नहीं होना, क्या अनइमोशनल रहना है, रैशनल हकीकत को मद्देनज़र रख के फैसला करना है, और हमेशा गैर जानिबदार रहना है। अब ये देखें ना, यही पैशन इज़ अ की टू बोर्ड रूम सक्सेस। जब पैशन होगा ना, कैसे जज्बा है, इरादा है, लगन है काम में, लेकिन अनइमोशनल होकर, तो ये कामयाबी है। नेक्स्ट पे बेटा ये सेइंग नो, यही पॉइंट था जिस पर मैंने शुरू में आप लोगों से गुजारिश की ना कि इसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता। बेटा ये है कि जी आपके सामने अगर कोई गुड आइडिया आ जाता है जो मुझे समझ आई है कि आप इसको इग्नोर कर दें, आप अपनी शख्सियत का लोहा मनवाएं। नहीं, ऐसी बात, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। वो बेटा ऐसे है कि कोई अच्छा आइडिया आपको दे सकता है तो आपको एप्रिसिएशन करनी चाहिए। आप अकले कुल तो है नहीं कि जो सोचेंगे आप वो सबसे बेस्ट है। नहीं, अगर कोई दीगर शख्स अच्छी सोच रखता है, आपका सबॉर्डिनेट है, मैनेजमेंट में से है, अगर वो आपको अच्छी राय दे तो उसको आप दिल से तस्लीम कर लें। बेटा लास्टली इस पर अगर कुछ लोग रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना चाहें, ये पर्सनैलिटी हैं, शख्सियत, डीएन घोष, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बोर्ड रूम पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने ये रिसर्च आर्टिकल लिखा है। इसमें बेटा ये मुख्तसर मैं आप लोगों को सिर्फ टू द पॉइंट बताता जाऊँगा, हिंट्स हैं। अब बोर्ड बेस्ट कैसे हो सकता है, इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है, बोर्ड रूम पॉलिटिक्स बेस्ट कैसे हो सकती हैं। पहला पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन, के बोर्ड को पता हो मुकम्मल कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में। दूसरा बेटा गिव टाइम है एंड रिसोर्सेज, बोर्ड टाइम और रिसोर्सेज अपने मैक्सिमम लगाए मैनेजमेंट को एंगेज करने के लिए। तीसरा एक्सपर्ट होना चाहिए बोर्ड, नो डाउट हर तरह की इसमें खूबियाँ होनी चाहिए। एजुकेटिंग आउटसाइड मेंबर्स, बेटा बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेटिंग में कि जो शेयर होल्डर्स है ना, या अदर स्टेक होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, एट्सेट्रा, उनको एजुकेट करने का मफहूम और मतलब यह है कि उन तक कंपनी की तमाम एक्टिविटीज़ पहुंचनी चाहिए। ये एक बेहतरीन खूबी है किसी भी कंपनी को बुलंद करने के लिए। नंबर 5 पे बेटा शुरू में ही बता दिया कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव को अलग-अलग होना चाहिए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इनके राइट्स बैलेंस होने चाहिए। जहां भी राइट्स में फ़र्क आ गया उस कंपनी को हमेशा डूबते ही देखा है। बिजनेस एथिक्स, बोर्ड कल्चर, बेटा वो ये है कि जो इखलाकी अक़दार हैं, इखलाकी अक़दार को हमेशा कंपनी मद्देनज़र रखे। मुख्तसर हवाला बेटा इस हवाले से दूंगा, जो रेगुलेशंस है ना हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ये निगाह रखती है हर कंपनी पर, लेकिन ऐसे कुछ काम
जो SECP ने शायद मना नहीं किए हुए, वो बिजनेस एथिक्स या बोर्ड कल्चर में आते हैं। कंपनी को चाहिए कि उनका ख़ास ख्याल रखे है। ये बेटा इस चीज़ में आ गई। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेटा? जो कंपनी ज़्यादा सहूलियत देगी, पैकेजेस अच्छे देगी, वो कंपनी हमेशा तरक्की करती है। जिस कंपनी की वर्थ है, आप इस हिसाब से देख लें ना दुनिया में, कि जिसके शेयर खरीदने को लोग तरस रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हैं, बेचने को कोई तैयार नहीं है, ये एक बेहतरीन निशानी है किसी भी कंपनी की। और जिस कंपनी के शेयर हर बंदा बेचना चाहता है, खरीदना कोई नहीं चाहता, ये उसकी तबाही की निशानी है। और लास्ट है बेटा सेल्फ वैल्यूएशन। ये क्या है? खुद एहतसाबी, बोर्ड अपना भी एहतसाब करे और बाकी मैनेजमेंट का भी, एज ए होल पूरी कंपनी का, के शेयर होल्डर्स की जो अमानत है रकम, उसका क्या इस्तेमाल हुआ है, प्रॉफिट इस पर क्या हुआ है। बेटा ये शार्ट सा यही था, आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है। बाकी क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप लोग बेटा ये कमेंट्स वगैरह में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को नेक्स्ट बढ़ाएंगे वो आप लोगों का फीडबैक देखकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।